क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग करा। लास्ट चैप्टर में हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपनिषद और पुरोहितों द्वारा की गई आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। अब इसके आगे अशोक जो मौर्य सम्राट थे उन्होंने उनका जो राज्य संचालन था और उनकी जो शिक्षाएं थी, उन्होंने किस तरह की एक अनोखे सम्राट के रूप में वो उभरे। चैप्टर के जैसे हेडिंग है अनोखा सम्राट, तो वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जिसने युद्ध का त्याग करा। अशोक जो मौर्य सम्राट थे वो अपने आप में इसलिए अनोखे हो जाते हैं कि जब नए नए नगरों साम्राज्यों का विकास हो रहा था, नए नए जनपद बन रहे थे, महाजनपद हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, उसमें एक ऐसा राज्य हुआ एक ऐसा राजा हुआ जिसने युद्धों का त्याग करा और जनता को एक बहुत आराम से रहने के लिए मतलब प्रेरित करा अपने जीवन शैली के द्वारा भी। और इसके लिए उसने बाकायदा अपने राज्य में व्यवस्थाएं भी करी। क्या व्यवस्थाएं करी, किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, किस चीज़ ने उन्हें प्रेरित करा इस तरह की अहिंसा को मानने के लिए, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारी जो करेंसी है रुपए, उसमें हम एक अशोक स्तंभ देखते हैं। वो एक बेसिकली एक 4 शेर हैं जिन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था, वहाँ से इन्हें लिया गया है। तो जो इतिहास के महानतम जो राजा थे वो अशोक थे। उनके निर्देशों पर ऐसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए। तो पहली बात तो अभिलेख क्या है, तो अभिलेख हमने जैसा पढ़ा है कि कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए गए जो लेख होते हैं, कठोर सतह जैसे पत्थर हो गया या कोई धातु हो गई, उस पर जो लेख जो आप ठोक ठोक कर लिखते हो वो अभिलेख हो जाता है। तो वो उत्कीर्ण किए गए और उन अभिलेख वो के द्वारा ही हमें प्रीवियसली जो राजाओं के बारे में पता चलता है कि किस तरह वो रहते होंगे। तो सबसे पहले है कि राज्य व साम्राज्य क्या होते हैं। तो देखो, साम्राज्य जो होते हैं वो राज्यों से बड़े होते हैं। साम्राज्यों के रखरखाव के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होती है। बड़ी सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रचुर संसाधनों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए बड़ी संख्या में कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से इसी साम्राज्य यानी राज्य से जो बड़ा है वो एक अशोक का साम्राज्य है जो मौर्य साम्राज्य कहलाया। इसकी जो स्थापना थी वो 2300 साल पहले, जो अब देखिए ये जो हमें थोड़ा सा टाइमलाइन भी ध्यान रखना है। जो महात्मा बुद्ध हुए 2500 साल पहले हुए और जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो 2300 साल पहले हुई। यानी बौद्ध धर्म अभी अस्तित्व में आ चुका था उसके लगभग 200 साल बाद, यानी 2300 साल पहले जो चाणक्य कौटिल्य थे, एक ब्राह्मण थे, इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। और फिर बताया गया वंश क्या होता है। तो वंश क्या होता है, जब एक ही पीढ़ी के, एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो वो सब वंश कहलाते हैं। तो जो चाणक्य, जो कौटिल्य भी कहा गया उन्हें, अर्थशास्त्र नामक उन्होंने पुस्तक लिखी है। और ये जो मौर्य साम्राज्य था इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त हुए, फिर उनका बेटा बिंदुसार हुआ और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो अशोक थे, जिसके बारे में हम पूरा ये पढ़ेंगे। तो जो मौर्य साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा था, एक पर्टिकुलर एक राज्य नहीं था, बहुत सारे राज्यों का एक वो सम्मिलित जो रूप था वो था। तो उसमें ये बताया गया है कि मौर्य जो साम्राज्य था उसकी जो मेन राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और जो प्रादेशिक राजधानियाँ थीं वो उज्जैन और तक्षशिला थी। क्या डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे कि जो पाटलिपुत्र पे जो सम्राट होता था उसका सीधा नियंत्रण होता था, जबकि तक्षशिला उज्जैन जो प्रादेशिक जो राजधानियाँ थी वो हालांकि मानती मौर्य सम्राट के अधीन ही थी, बट वहाँ पे स्थानीय परंपराओं का पालन होता था, सीधा नियंत्रण राजा का नहीं होता था। तो इसमें जो ये तक्षशिला और उज्जैन को प्रादेशिक राजधानी इसलिए बनाया गया कि जो तक्षशिला थी वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने वाले मार्गों का रास्ता था और उज्जैन जो है वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत के बीच में जाने वाले रास्ते पर थी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। तो जो अशोक
के जो मौर्य साम्राज्य था वहाँ 4 प्रकार से शासन किया जाता था। सबसे पहले तो पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र आता था जहाँ पे सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यानी कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर एकत्रित करने हेतु राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। राजा का सीधा नियंत्रण था। राजा के आदेश का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। सर्वोच्च स्थान सम्राट था, हालांकि वो राजपरिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पे नियंत्रण रखता था। डायरेक्ट उसका जो नियंत्रण था, कंट्रोल था, ये मतलब वहाँ जहाँ राजधानी, मेन राजधानी स्थित थी। फिर ये प्रादेशिक राजधानियाँ आ जाती हैं। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण करने हेतु अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल और गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था, परंतु इन क्षेत्रों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों का ही माना जाता था। मतलब बेसिकली मौर्य साम्राज्य के अधीन थी, लेकिन जो नियम, जो पालन है वो इनके स्थानीय परंपराओं के अकॉर्डिंग ही होते थे। फिर जो ये प्रादेशिक जो क्षेत्र थे, इनके बीच में भी कई विस्तृत क्षेत्र थे। तो इन इलाकों में सिर्फ जो मौर्य शासक हैं वो सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। और यहाँ से कर और भेंट के रूप में जो संसाधन है वो कर और भेंट के रूप में एकत्रित किए जाते थे, यानी नजराने के रूप में। यानी उत्तर पश्चिम से तो वो कंबल और दक्षिणी भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए होता था। कि इसमें मतलब एक नजराना लिया जाता था। नजराना जो होता है वो कर से भिन्न होता है। कर से कि भी कर जो है वो तो नियमित रूप से निश्चित मात्रा में दिया जाता है, आप उसको देने के लिए बाध्य हो, लेकिन जो नजराना है वो स्वैच्छिक, नियमित रूप से और अनिश्चित है, आप कितनी भी मात्रा में दे सकते हो। तो जो मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग थे, फिर वो चाहे नदियों के द्वारा जाने वाले हों या जो स्थानीय जो मार्ग थे, उन पे नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। फिर जो ये इनमें बीच में कुछ इलाका था वो जंगल वाला इलाका भी था, जो चौथे तरह का एक क्षेत्र था। उसमें यहाँ के लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, लेकिन फिर भी वो जो जंगल से जो भी संपदा प्राप्त होती वो मौर्य अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देते। इस तरीके से 4 प्रकार के क्षेत्र थे जिसमें मौर्य साम्राज्य द्वारा शासन किया जाता था। कैसा? डायरेक्ट कंट्रोल वाला राज्य जैसे पाटलिपुत्र हो गया, फिर प्रादेशिक राजधानियों वाला जहाँ पे राजकुमारों को गवर्नर बना के भेजा जाता, फिर इनके बीच का कुछ ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ व्यापारिक मार्गों पे ही नियंत्रण के लिए मौर्य सम्राट अपने अधीन रखते थे, और फिर जंगल वाला इलाका आ जाता था। ये सब इसमें बताया गया है। फिर जो यूनानी जो साम्राज्य, ये इसमें ये पूरा यही बताया गया है कि किस तरीके से जो 4 मैंने जो टाइप बताए उसमें बताया गया है। नजराना वही जो कर से भिन्न है, स्वैच्छिक होता है, नियमित होता है। फिर मैगस्थनीज जो हैं वो आए। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके टाइम पे आए ये यूनानी राजदूत थे। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इनके विवरण के अनुसार राजधानी पाटलिपुत्र का इन्होंने एक बड़ा विस्तृत विवरण दिया गया है। तो इन्होंने बताया कि विशाल प्राचीर से घिरा हुआ नगर है, जिसकी प्राचीर में 570 बुर्ज व 64 द्वार हैं, और जो घर हैं वो 2 से 3 मंजिला होते हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से निर्मित होते हैं। राजा का महल भी जो है काठ यानी लकड़ी से निर्मित है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। महल जो है वो चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। मतलब बेसिकली बहुत ग्रीनरी वाले एरिया के बीचों बीच में एक लकड़ी का महल होता था, वो राजा का महल होता था, और ये सब इन्होंने बताया है। फिर है जो मौर्य, इसमें बताया गया है कि पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरीके से भिन्न था। इसमें जैसे पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है कि भाई 2 से 3 मंजिला घर होते थे, लकड़ी के महल होते थे। तो मोहनजोदड़ो जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है वो क्या था। तो देखिए, पाटलिपुत्र जो था वो एक विशाल मौर्य साम्राज्य की राजधानी था, जो चारों ओर से प्राचीर से घिरा हुआ था। जो जीवन शैली जो हमें पता चलती है वो ग्रामीणतः जीवन शैली पता चलती है, और जो घर थे वो 2 से 3 मंजिला होते, जो लकड़ी और कच्ची ईंटों से निर्मित थे। वहीं जो मोहनजोदड़ो थे वो हमें ध्यान रखना होगा कि वो प्रारंभिक नगर जो थे वो थे, उसमें जो वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा जो नगर दुर्ग होता था और छोटा होता था,
ऊंचाई पे बना हुआ होता था और पूर्वी हिस्सा जो बड़ा होता था जिसे निचला नगर भी कहते थे। सार्वजनिक स्नानागार होते थे मोहनजोदड़ो में, बड़े बड़े भंडार गृह होते थे, जो घर होते थे वो 1 से 2 मंजिला घर होते थे। घर में एक आंगन होता था, उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, एक पर्टिकुलर व्यवस्था थी इस तरीके से घर बनाए जाते होंगे। कुएं वे स्नानागार घरों में हुआ करते थे। घरों की नालियाँ सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। मतलब नगरीय जीवन शैली थी मोहनजोदड़ो में। और जो ये जो पाटलिपुत्र था वो एक नगर बनने की ओर अग्रसर था, लेकिन थी ग्रामीण जीवन शैली ही। यहाँ पे जहाँ लकड़ी के घर होते थे, मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों के घर बनते थे और बाकायदा घरों की नालियाँ सड़कों की नालियों से समकोण पे काटती थी, सड़कें समकोण पे काटती थी, घरों की नालियाँ सड़कों की नालियों से मिलती थी। तो ये बेसिक डिफरेंस इनमें था। फिर है अशोक एक अनोखे सम्राट इसलिए हुए कि उन्होंने जो अपने जो संदेश हैं वो अभिलेखों के द्वारा जो जनता में पहुंचाने की कोशिश करी है अपने जो संदेशों को। जो अशोक के ज़्यादातर अभी जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही हैं। अभिलेख अशोक के जो हैं वो 3 तरह के पाए जाते हैं: प्रस्तर अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, गुहा अभिलेख। प्रस्तर अभिलेख यानी किसी पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया वह अभिलेख हो। स्तंभ अभिलेख किसी धातु की सतह पर बनाया गया अभिलेख हो, और जैसे कि अशोक स्तंभ है। और गुहा अभिलेख जो होता है वो गुफा में उत्कीर्ण किया गया जो अभिलेख है वो अभिलेख है। तो 3 तरह के जो अभिलेखों के द्वारा 3 प्रकार के अभिलेखों के द्वारा मौर्य जो राजा थे अशोक, उन्होंने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करा। फिर जो अशोक जब राजा बने उसके 8 वर्ष पश्चात अशोक द्वारा कलिंग विजय की गई। कलिंग जो है वो उड़ीसा का प्राचीन नाम है, जो वर्तमान में जो उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम है, तटवर्ती इलाका है। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात के पश्चाताप में अशोक द्वारा धम्म पालन करने व दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया गया। जो धम्म है वो धर्म का प्राकृत रूप है। ये है, और ये जो एक डायग्राम दे रखा है ये बिहार के रामपुरवा में एक मौर्यकालीन स्तंभ का शिरोभाग यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें एक उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर से बैल की मूर्ति उकेरी गई है। वर्तमान में ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो अशोक ने क्या कहा? अशोक ने जो है वो बुद्ध के उपदेशों से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। हालांकि पूरी तरीके से बौद्ध धर्म का जो वर्तमान जो रूप है वो अभी तक अस्तित्व में नहीं आया था, लेकिन जो हमें ये पता है कि 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध हुए थे, 2300 वर्ष पूर्व के बाद में जो ये मौर्य साम्राज्य अस्तित्व में आ चुका था। यानी आरंभिक जो बौद्ध धर्म का जो स्वरूप है उसका जो प्रभाव है वो मौर्य सम्राट अशोक पे रहा है। तो इसमें धम्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। एक जो अशोक थे उनका ये मानना था कि जो राजा होता है वो एक तरह का मतलब अपनी प्रजा का एक पिता के समान होता है और उसे अपने प्रजा को बच्चों की तरह मानना चाहिए और उसको फिर अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना चाहिए। अलग अलग धर्मों को मानने वालों में टकराव की स्थिति, अनुष्ठान के नाम पर होने वाले झगड़े आदि को लेकर अशोक में संवेदना थी। जानवरों की बलि, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार करना, परिवार और जो भी है पड़ोसियों के बीच में जो झगड़े हैं उसको लेकर जो मौर्य सम्राट अशोक थे वो काफ़ी सेंसिटिव थे और एक राजा होने के नाते इन सब का निदान करना वो अपना कर्तव्य मानते थे। इसलिए जगह जगह पर धम्म की शिक्षा देने हेतु अशोक द्वारा धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति करी गई और उन्होंने ये धम्म महामात नाम के जो अधिकारी थे ये जगह जगह जाते और अशोक के संदेशों का प्रचार प्रसार करते, लोगों को जागरूक करते उनके शिक्षाओं का उसके लिए, और धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सुदूर देशों मतलब सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी अशोक के द्वारा दूत भेजे गए। सड़कों का निर्माण करवाया गया। अशोक ने अपने राज्य में कुएं खुदवाए, विश्राम घर बनवाए, मतलब एक जनता का ध्यान रखने के लिए वो जितना हो सकता था उन्होंने करा। मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी उनके द्वारा की गई। ये सब यहाँ बताया गया है और ये सब मैंने बता ही दिया। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि उन्हें उनके धर्म जो आदेश हैं वो इस तरह के हैं कि हम आज भी उन्हें समझ सकते हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब उनके कितने 2300 साल पहले की जो टाइमलाइन है, 2300-2400 साल पहले की जो कही गई बातें हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी अपना उतना ही प्रभाव रखती हैं।
जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ब्राह्मी लिपि है जो आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियों की जो उत्पत्ति है वो सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही हुई है। इसमें बताया गया है जो है वो अलग अलग जो भाषाओं में किस तरीके से लिखा जाता है। फिर ये अन्यत्र हर चैप्टर के लास्ट में जहाँ वर्ल्ड में कहीं क्या हो रहा होता है इन्हीं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वो बताया जाता है। तो बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य 2300 साल पहले आया था, उससे तो लगभग थोड़ा साल यानी 100 साल पहले 2400 साल पहले चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण करा। ये पशुपालक लोगों से रक्षा करने हेतु चीन की उत्तरी सीमा पर बनाया गया और ये अगले 2000 वर्षों तक इनका निर्माण कार्य जारी रहा। मतलब 2400 वर्ष पहले बनाना स्टार्ट किया होगा इन्होंने, तो 2200 वर्ष पहले तक इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ होगा। 6400 किलोमीटर लंबी ये दीवार है और पत्थर व ईंट से निर्मित है। ऊपरी सतह काफ़ी चौड़ी है, इतनी चौड़ी कि एक सड़क के समान ये दिखाई देती है। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। फिर एक इसमें बताया गया है जो अशोक के जो अभिलेख हैं वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। ये इसमें जो ये रेड डॉट्स हैं ये बताया गया है। तो जो लंपक और कंधार है वो वर्तमान में अफ़गानिस्तान में आता है। मनसेहरा और शहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान में आते हैं जहाँ पे अशोक के अभिलेख मिले हैं। और कलसी देहरादून उत्तराखंड में है। टोपरा हरियाणा से 15 किलोमीटर दूर है। जो अभिलेख मिला है वर्तमान में दिल्ली में ले जाया गया है। बहापुर जो है वो दिल्ली में है। मेरठ यूपी में आता है। लुम्बिनी जो है नेपाल में है। रामपुरवा जो है हमने पढ़ा था, रामपुरवा जो एक शिरोभाग बैल की मूर्ति मिली है जो प्रेसिडेंशियल हाउस में है, अभी म्यूज़ियम में है इंडिया के, वो बिहार में है, बिहार से पाया जाता है। लौरिया जो है वो भी बिहार में है। सारनाथ जो है वाराणसी यूपी में है। और कौशाम्बी जो है वो भी इलाहाबाद यूपी में है। गुज्जर जो है दतिया जिला एमपी में है अभी वर्तमान के। और जो रूपनाथ है वो भी जबलपुर एमपी में है। सांची एमपी में है। पनगुरिया जो है वो एमपी में है। गिरनार जो है वो सौराष्ट्र गुजरात का हिस्सा है वर्तमान में। सोपारा ठाणे जिला महाराष्ट्र में आता है। सन्नाती स्थान जहाँ से अशोक के अभिलेख मिला है वो कर्नाटक में है। धौली जो है वो पूरी उड़ीसा में आता है। जौगढ़ उड़ीसा में है। मस्की जो है वो रायचूर जिला कर्नाटक का एक पार्ट है अभी वर्तमान में। येरागुड़ी कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में आता है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में आता है। तो जहाँ से अभिलेख मिलते हैं इससे हमें सीधा सीधा पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य कितना बड़ा रहा होगा, जहाँ से उसके अभिलेख मिले हैं जो उसने अपना संदेश प्रसारित करने के लिए जनता के बीच में ये अभिलेख इनका निर्माण इन्होंने अशोक ने करवाया। फिर यही है चैप्टर चीन की दीवार पढ़ ही लिया। साम्राज्य राज्यों से जो बड़े हैं, राजधानी एक इन जो राज्य होते थे बड़े बड़े साम्राज्य, इनकी एक राजधानी होती थी जहाँ राजा रहा करता था। अधिकारी जो कर वसूलने के लिए जो अधिकारी होते थे। संदेशवाहक जो हमने अभी यहाँ मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, तो जो अशोक जो था वो अपने जो शिक्षाओं का, अपने संदेशों का जनता के बीच में प्रचार प्रसार करने के लिए जिन अधिकारियों को भेजता वो संदेशवाहक होते। प्रांत जो प्रादेशिक जो प्रांत थे वो प्रांत हैं। धर्म का प्राकृत जो रूप है उसे धम कहा गया है। और ये मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई है। थैंक यू।